हाँ, तो चलो आज इसमें देखते हैं कि अगर जो गोलीय पृष्ठ हो वह उत्तल हो, ठीक ना, तब प्रकाश का जब अपवर्तन होता है जो फार्मूला निकल कर आता है वो क्या आता है, ठीक ना। तो आपको मैंने कल बता दिया गया था कि अगर पृष्ठ जो होता है आपका अवतल होता है तो अवतल गोलीय पृष्ठ होता है और इधर का माध्यम विरल होता है और इधर का माध्यम अगर सघन होता है, और बताया कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो, ठीक। और जो ये गोलीय पृष्ठ लिया गया है इसकी वक्रता त्रिज्या जो है r है, ठीक। तो इसका जो फार्मूला निकल कर आया था वो n2/v, यहाँ पर आया था n2/v माइनस n1/u इक्वल टू यहाँ पर आया था क्या n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r। ये तो आ गया था निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में, जब इधर का माध्यम विरल था इधर का माध्यम सघन था। और जब ही सापेक्ष अपवर्तनांक पदों में कन्वर्ट किया गया था तो ये फार्मूला क्या बना था, ये फार्मूला बना था यहाँ पर n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाई r। ये फार्मूला निकल कर आया था। ये सब चीज कल डेरिवेशन सबका हो गया था, तो ये अवतल के द्वारा हुआ था, ठीक ना। तो जो फार्मूला अवतल के द्वारा आता है वही फार्मूला उत्तल के द्वारा भी आता है, केवल डेरिवेशन का थोड़ा प्रोसेस अलग होगा। इसमें बहिष्ठ कोण जो बनते हैं वो थोड़ा अलग प्रकार से लिए जाते हैं, मतलब वही सब कुछ रहेगा, केवल इसकी आकृति के अनुसार थोड़ा चेंजमेंट आएगा, लेकिन लास्ट में फार्मूला यही इसमें भी आएगा, ठीक ना। जो फार्मूला अवतल वाले में आएगा वही फार्मूला उत्तल वाले में भी आएगा, ठीक ना। दोनों के फार्मूले सेम होते हैं, ठीक। अब चलिए इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन किया जाएगा। जो चीज आप इसमें समझे थे वही चीज इसमें भी समझना होगा। याद ये रखना है, पृष्ठ चाहे उत्तल का हो चाहे अवतल का हो, सबसे पहला हमारा यही काम होगा कि हम इस ट्राइंगल से, ठीक ना, ये जो फिगर बना हुआ उस फिगर में दो ट्राइंगल इस प्रकार से चयनित करेंगे जहां से हम आई और आर को निकाल सके, मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान फाइंड आउट कर सके, ठीक ना। यही हमारा उद्देश्य होगा, इसी चीज को हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो आपको इसमें जो लिखना होगा तो लिखोगे क्या कि हमारे पास एक क्या है, लिखोगे माना एक उत्तल गोलीय पृष्ठ क्या है, एस एस डैश देख रहे हो, एस एस डैश एक क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, r है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है इसका देखिए यहाँ पर, जिसका ध्रुव P है ये लिख देना, वक्रता केंद्र क्या है C है, और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। ये इतना चीज इसका पता है हमें। और इसके और जो मतलब उत्तल दर्पण है, सॉरी जो उत्तल पृष्ठ है, इसके मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष तो यही हुआ, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु स्थित है जिसे हम मान सकते हैं O। ये वस्तु क्या है, बिंदु वस्तु है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया, ठीक ना। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट छोटा है, यहाँ पर रखा गया इसके सामने। जब ये इसके सामने रखा गया है तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना होगा। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या बनाना होगा, इमेज बनाना होगा। इमेज जहां पर बनेगा उसको आप आई से इंडिकेट कर देना, है ना। कोई जरूर नहीं आई से दर्शाए, लेकिन इमेज को आई से दर्शा देते हैं। वो मतलब ऑब्जेक्ट, आई मतलब इमेज, ठीक ना, इससे दर्शा देते हैं। तो पहला काम आप इमेज बनाओ, और इमेज बनाने के लिए आपको पहले ही किरण आलेख खींचना बता दिया कि किसी वस्तु को अगर हमें किरण आलेख खींचना होता है तो उस ऑब्जेक्ट से हम कम से कम 2 किरण गुजारते हैं, ठीक ना। 2 किरण गुजारते हैं, उसके बाद अपवर्तन परावर्तन जो कुछ भी हो रहा होता है उस कारण, उसके बाद अगर किरणें वास्तव में काट रही होंगी, अगर किरणें वास्तव में काट रही होंगी अपवर्तन या परावर्तन के बाद, तो उसका जो इमेज बनेगा वो वास्तविक बनेगा। अगर हमें बढ़ाना पड़ रहा है, डॉटेड लाइन से अगर उसे हमें बढ़ाना पड़ रहा होगा आगे पीछे, तो ये समझ जाना जो इमेज बनना वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक ना। ये चीज हो गया वास्तविक और आभासी, ठीक। ये 2 केसेज हैं। लेकिन एक बात इसमें आपको पता रखना होगा कि पृष्ठ अगर उत्तल का हो या फिर अवतल का हो, इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो दोनों प्रकार से बन सकता है, रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है पोजीशन पर, मतलब कि जो पृष्ठ होगा उस पृष्ठ से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है, इसके दोनों साइड कैसे मीडियम है, ठीक ना। इन सभी बातों पर वो डिपेंड करता है। तो इसमें इमेज वास्तविक बन सकता है और आभासी बन सकता है। ये चीज आपको और बेहतर समझ में आएगा जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। जब मैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पर ये बात आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसमें इमेज जो दोनों प्रकार के बनते हैं कैसे बनते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसी चीज को अब मैं फिगर में समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। फिगर क्या है, फिगर में देखिए ध्रुव का मतलब जो पृष्ठ लिया गया है एस एस डैश, मतलब उत्तल का जो पृष्ठ लिया गया है,
ठीक। इसका मुख्य अक्ष यक्स एक्स डैश हो गया, इसका पृष्ठ जो इसका जो ध्रुव हो गया क्या हो गया P, वक्रता केंद्र क्या हो गया C, और इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्त O स्थित है, ठीक है ना, बिंदु वस्त स्थित है O, जिसकी पोजीशन भी O से दर्शाई गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्थित है। अब हमें क्या करना होगा, किरण आलेख खींचने के लिए हम यहाँ से 2 रेज गुजारेंगे, और जब आप 2 रेज गुजारोगे, जब इसका 2 रेज गुजारा जाएगा तो यहां से इसका क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट से हम 2 रेज गुजारे, एक रेज O से एक दिशा में गया और एक रेज O से मतलब पोल की तरफ परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ। जो परपेंडिकुलर हुआ जा रहा है वो तो अपवर्तन बाद सीधे निकल जाएगा, वो तो उधर चला जाएगा। लेकिन ए वाली किरण जो विरल माध्यम से कहा जा रही है, सघन माध्यम को जा रही है, तो अपवर्तन के पश्चात तो क्या होगी, अवलंब की तरफ झुक जाएगी। और अवलंब मैंने आपको बता दिया है कि जहां पर किरण आपतित हो रही हो, जहां पर किरण आपतित हो रही हो वहां से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा मिला दीजिए वक्रता केंद्र से होती हुई वहां उधर को, तो वही रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। तो जो आप ये सीए देख रहे हैं क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब वो विरल से सघन में जा रहे तो अभिलंब की ओर देखो झुकी, इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसा, लेकिन ये देख रहे हो यहाँ से इसका गमन पथ कुछ ऐसे होना चाहिए था, पर ऐसा ना होकर थोड़ा देख रहे हो बैंड हुआ है, इसका मतलब अभिलंब की तरफ झुक गया है, ये चीज हो गया है। अब इतना करने के बाद हमें इसमें 2 चीज और डिफाइन कर लेना होगा। इसका इमेज कहां पर बनेगा, इमेज बनाने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होते हैं, चाहे वास्तविक मतलब बना करके डेरिवेशन कर लें और चाहे आभासी प्रतिबिंब बनाकर डेरिवेशन कर लें, फार्मूला यही निकल कर आता है, ठीक ना। चाहे आभासी बन रहा हो चाहे वास्तविक बन रहा है, दोनों केसेज में फार्मूला यही आएगा। इसलिए हम एक बनाकर दिखा दे रहे हैं, आभासी वाला बनाकर मैं दिखा देता हूँ। न्यूमेरिकल जब होंगे तो उसके फिगर जब बनाए जाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में चीज आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जब पता रहेगा। देखिए जैसे इस ऑब्जेक्ट का जब इमेज आप फॉर्म करोगे तो यहाँ से इधर चला गया, इसी अपोजिट किरण AB को पीछे तरफ बैक करोगे तो आकर के यहाँ पर I पर मिलता है, मुख्य अक्ष को I पर मिलता है। जहां पर वो मिल रहा है वहीं पर उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें रियल रेज है, वास्तविक किरण जो है वो तो इधर निकल जा रही है, आपको उसका इमेज फॉर्मेशन करने के लिए इसको पीछे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक काम करना पड़ रहा है, अगर वास्तव में किरण कहीं काट रही होती तो वास्तविक बनता, तो पीछे करना पड़े मतलब आभासी बनेगा। ये चीज लेंस दर्पण सब में लागू होगा, वास्तविक किरणें काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी काट रही होंगी, अगर बढ़ाना पड़ रहा होगा तो इमेज जो फॉर्म होगा कैसा होगा, आभासी होगा। ये चीज होगा। जब इतना चीज यहाँ पर हो गया, अब एक चीज इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है और जो वक्रता केंद्र है, ठीक ना, अभिलंब की रेखाएं, ये तीनों जो है क्रमशः मुख्य अक्ष के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बना रही है। ये जो बिंदु वस्त है मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, इमेज जो है मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, और जो वक्रता केंद्र है जहां से अभिलंब खींचा गया वो अभिलंब की रेखा मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, गामा कोण बना रही है। अब जब इतना आपको पता चल गया, आप लोग अपवर्तन पढ़े हो और अपवर्तन में भी बताया गया है कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण कहलाएगा। तो ये देखिए OA वाली किरण आपतित किरण होगी और ये क्या होगा, अभिलंब होगा। दोनों के बीच का जो ये वाला पूरा कोण बन रहा होगा ये इतना कोण I हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ से बैंड हुई तो हुई अपवर्तित किरण और ये क्या हो गया, अभिलंब यही है, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब पहला हमारा उद्देश्य होगा हम I और R को फाइंड आउट करें, तभी हम स्नेल का नियम लगा पाएंगे और तभी रिलेशन ला पाएंगे। तो I और R को निकालने के लिए देखो हम करते कि हम इसमें 2 ट्राइंगल का चयन करेंगे। एक ट्राइंगल यहाँ पर देखिए हम जो बना रहे हैं, पहला ट्राइंगल वो जिसका हम चयन कर रहे हैं वो होगा त्रिभुज AOC, ठीक ना, त्रिभुज AOC। यहाँ पर हम यही लिख रहे हैं त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में। अगर इस त्रिभुज में आप देखते हो तो देखो जो फिगर इसका बना कुछ ऐसे बना, यहाँ पर A वाली लाइन O है, यहाँ C है, यहाँ पर A है, ऐसे मिलाया गया, यहाँ पर A है, और A से लाइन जो गई यहाँ जो C से लाइन गई, मतलब अभिलंब रेखा जो इधर आई है इधर बढ़ी हुई है, और यहीं पर एक बना हुआ जो कोण है यही आपका I वाला कोण बना हुआ पूरा, यही तो OA, और यहाँ पर इसी के पीछे बना हुआ है। ते वाला कोण क्या कहलाएगा, बहिष्ठ कोण। किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बगल वाली भुजा के साथ जो कोण बनाएगा उसी कोण का नाम होता है एक्सटर्नल एंगल, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। बहिष्ठ कोण उसी को बोला जाता है, और बहिष्ठ कोण जो होता है वो 2 सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है, मतलब कि ये और ये इन दोनों के, जहां पर जिस भुजा को आप बढ़ा रहे हो वहां पर जो
कोण बना उसको छोड़ना होगा, उसको नहीं लेना है। शेष दोनों कोण के बराबर होगा, ठीक ना, शेष दोनों कोण के बराबर होगा। तो यहाँ और यहाँ के जो कोण है इन दोनों का सम, यहाँ का कोण क्या है अल्फा, यहाँ का कोण क्या है गामा है, तो अल्फा और गामा के बराबर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे इसमें आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, ठीक ना। तो इस त्रिभुज में इतना मिल गया। इसी प्रकार पुनः आप देखोगे त्रिभुज, अब की बार जो त्रिभुज देखेंगे आर निकालने के लिए ऑब्जेक्ट जिसमें इमेज आया हो वो वाला ले लीजिएगा। तो लिखोगे त्रिभुज ए आई सी में, लिखोगे त्रिभुज ए आई सी में। अगर त्रिभुज ए आई सी में हम देखते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ए आई सी इसी प्रकार से आप देख लीजिए, ए आई सी में यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर सी होगा, दोनों ए पर जाकर मिल रहे हैं, इस प्रकार से मिला दीजिएगा, यहाँ पर हो गया ए। और इसी वाले रेंज को जो ए से बी की तरफ बढ़ा हुआ, इसको यहाँ पर देखिए ए से बी की तरफ बढ़ाया गया है, इसे ए से बी की तरफ बढ़ाया गया है, और यहीं पर ये वाला कोण बना हुआ आर, जिसे आप अपवर्तन कोण बोल रहे हो, यही वो आर है, ठीक है ना, ये हो गया आर। जब इतना यहाँ पर आर बना हुआ तो एग्जाम में ये वाला कोण तो गामा दिखाया गया फिगर में, और ये वाला कोण क्या दिखाएगा बीटा दिखाया गया है। अब की बार बहिष कोण आर जो होगा, बहिष कोण जो यहाँ आर बन रहा है यह बीटा और गामा के बराबर हो जाएगा। तो बराबर कितना बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ये दोनों कोण जो इतने आ रहे हैं बहिष कोण प्रमेय से आ रहे हैं, ये क्लास 9th में जो ट्राइंगल चैप्टर है उसमें एक प्रमेय है एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, बहिष कोण प्रमेय, उसी पर आधारित ये चीज है। तो आई और आर के वैल्यूज यहाँ से आप निकाले। जब आई और आर निकल गया, अब यहाँ से आप क्या लगाओगे स्नेल का नियम लगाओगे। अब लिखोगे अतः स्नेल के नियमानुसार, यहाँ पर आप लिख सकते हो अतः स्नेल के नियमानुसार। अगर स्नेल के नियम से आप चलते हो तो क्या मिल जाएगा, स्नेल का नियम यही कहता है n2 बाई n1 इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, यही तो होता है साइन n2 बाई n1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। n2 n1 क्या है, n2 जो होगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और n1 क्या होगा पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो। अभी जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ उसमें किरण को मैंने विरल माध्यम सघन माध्यम में भेजा है, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो सघन से विरल भेज सकते हो, केवल फिगर थोड़ा बदलेगा, थोड़ा डेरिवेशन का प्रोसेस बदलेगा, ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होगा उसमें भी चेंजमेंट आ जाएगा। इसमें जो फार्मूला आएगा उसी प्रकार का भी फार्मूला आएगा, लेकिन थोड़ा चेंजमेंट रहेगा। जहाँ n1 होता है इसमें वहाँ n2 हो जाएगा, जहाँ n2 होता है वहाँ n1 हो जाएगा, ये इतना चेंजमेंट आएगा फार्मूले में। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। इतना आ गया n2 बाई n1 बराबर साइन आई बाई साइन आर। जो आई और आर यहाँ आप देख रहे हो, ये आई और आर जो होते हैं बहुत छोटे कोण होते हैं। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, आई और आर बहुत छोटे कोण क्यों होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप एक बात ऐसा भी कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है बिंदु वस्तु है, और साथ ही साथ जो दर्पण का द्वारक लिया गया होता है बहुत छोटे आकार का होता है। जब दर्पण का द्वारक छोटे आकार का लिया जाता है तो उस केस में क्या होगा, आई और आर क्या बनेंगे बहुत छोटे कोण बनेंगे। और जब आई आर के मान बहुत छोटे होंगे तो आप इस बात को याद रखना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसी पार्ट को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आई आर के छोटे होने पर साइन आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई होगा, और साइन आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा आर होगा। अगर ये इतना बन जाएगा, ये क्या अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। और जब यही रिजल्ट आकर के यहाँ पुट करोगे, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर ये रिजल्ट लाकर के यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n2 बाई n1 इक्वल टू क्या आई बाई आर, आई बाई आर बन गया। अब आई और आर के जो वैल्यूज आपने पहले फाइंड आउट कर रखा है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक ना, या जो थ्योरम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज यहाँ ले आकर पुट करेंगे। तो यहाँ पर n2 होगा, यहाँ n1 होगा, और यहाँ पर वैल्यूज इनके रखे जाएंगे। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा हो जाएगा आई का मान, और आर का मान क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा हो जाएगा, इतना कर दिया जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर क्या होगा n2 बीटा और प्लस क्या हो जाएगा n2 गामा, यहाँ पर क्या आएगा n1 अल्फा और प्लस n1 गामा। गामा वाले टर्म एक तरफ करेंगे, बाकी अल्फा बीटा एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर गामा का पद है, यहाँ पर है, दोनों एक साइड करेंगे तो n2 माइनस n1 गामा कर लेते हैं कॉमन, और यहाँ पर ये पद इधर जाएगा तो हो जाएगा n1 अल्फा माइनस कितना हो जाएगा n2 बीटा, ये हो जाएगा n2 बीटा। अब फिर यहाँ पर एक अजम्पशन फिर लगाया जाएगा, वो अजम्पशन क्या होगा, वो अवधारणा क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। वो अवधारणा ये है कि जो हम ऑब्जेक्ट ले रखे हैं वो ऑब्जेक्ट कैसा है बिंदु वस्तु है। जब बिंदु वस्तु होगा तो उसका आकार तो बहुत छोटा होगा, और वहां से जो रेज जा रही होगी
ऐसा नहीं चारों तरफ तो जा ही रही है, पर जो ये यहाँ से आप रेज निकाले हो, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा तो किरणें बहुत क्लोज होकर जाएंगी। जैसे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से बड़ा होगा, यहाँ से किरणें आप ऐसे गुजारोगे तो ये थोड़ा इससे ज्यादा मुख से इसकी मुख अक्ष के साथ वो ज्यादा कोण बनाएगा, पीछे यहाँ पर ज्यादा कोण बनेगा। लेकिन जब ये बहुत छोटा होगा तो उसका एंगल जो बनेगा बहुत छोटा एंगल बनेगा, ठीक है ना। उसका जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसमें आप ये लिखोगे, अजम्पशन में यही लिखोगे कि बिंदु वस्त होने की स्थिति में अल्फा बीटा और गामा जो होते हैं बहुत छोटे कोण होते हैं, और जब अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण होंगे, इस केस में आप लिखोगे अल्फा जो होगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके होगा, अल्फा लगभग किसके बराबर होगा, tan अल्फा के बराबर होगा, और बीटा जो होगा लगभग बराबर किसके होगा, tan बीटा के होगा, और गामा जो होगा लगभग बराबर किसके होगा, tan गामा के होगा। ये रिजल्ट आप लोग याद रखिए, ये अप्रोक्सीमेशन है, फिजिक्स में चीज अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा के मान इस प्रकार से लिखे जाएंगे, ठीक है ना। बाकी अगर एक बिंदु वस्त नहीं होता या इसका द्वारक बड़ा होता तब उसके कुछ अलग फार्मूले आते हैं, वो चीज आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। बस इसी बेस की प्रॉब्लम, इसी टाइप पर जो प्रॉब्लम होंगे वही हमें पढ़ने होंगे, उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा इतना हो गया। अब हम यहाँ से हम tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा के वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आ चुका है कि जहाँ अल्फा है, बीटा है, गामा है, वहां पर हम क्रमशः tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा लिख सकते हैं। अगर इतना लिखते हैं तो बताओ ये जो हमारा इक्वेशन ऊपर वाला बना हुआ है ये कुछ चेंज होकर के ऐसा आ जाएगा, n2 माइनस n1, और यहाँ हो जाएगा tan गामा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा n1, और बनेगा यहाँ पर tan अल्फा माइनस क्या बनेगा n2, और यहाँ पर इंटू क्या रहेगा, tan बीटा रहेगा। ये इतना फार्मूला बन जाएगा, और जब फार्मूला इतना बन जाएगा इसको और थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर tan गामा, tan अल्फा, tan बीटा जो हैं इनके वैल्यूज हम फिगर से निकाल लेते हैं। जब फिगर से इनके वैल्यूज निकालोगे तो यहाँ पर n2 माइनस n1, tan गामा का रिजल्ट क्या आएगा, देखो गामा यहाँ पर है, एक ट्राइंगल ये बना हुआ जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। सपोज कर लीजिए इसकी हाइट जो है h है, इसकी हाइट को मैंने क्या एज्यूम किया है, h एज्यूम किया है। इसके पहले वाले फिगर मैंने h डैश एज्यूम किया था पर लिख दिया था h, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, आप h भी मान सकते हो, h डैश मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप मानना चाहते हो मान सकते हो, ठीक ना। तो इतना अगर कर लोगे, अब यहाँ पर जो इनके वैल्यूज लिए जाएंगे वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही रखे जाएंगे, ठीक ना। अब आपको एक बात ये भी पता होगा कि लंब आप यहाँ से P डैश पर डालें, यहाँ से मुखज पर लंब डाला और वो मुखज को बिंदु P डैश पर मिल रहा है, तो दर्पण का द्वारक छोटे होने की केस में जो P होगा और P डैश एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे पर आ जाएंगे लगभग, ठीक ना। मतलब कि आप ये कह सकते हो दोनों समपाती बिंदु हो जाएंगे, एक के ऊपर दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है ना। जब ओवरलैप कर जाएंगे उस केस में लगभग P से C की दूरी या P डैश से C की दूरी लगभग बराबर हो जाएगी। तो ये बात आपको लिखना पड़ता है कि जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा उस केस में P से C की दूरी बराबर P डैश से C की दूरी बराबर होगी, या P से जो दूरी होगी हर एक पॉइंट की वही दूरी लगभग P डैश से भी हर एक पॉइंट की होगी, और उसी बेस पर हम इनके वैल्यूज रखेंगे। तो tan गामा देखो फिगर से निकालोगे तो कोण के सामने भुजा लंब कहलाएगी, और इस त्रिभुज देखना हो, त्रिभुज AP डैश C में देखोगे तो tan गामा बराबर क्या होगा, लंब हो जाएगा ये, और क्या होगा ये चीज आधार, इतना आधार हो जाएगा, आधार क्या बनेगी, वक्रता त्रिज्या बन जाएगी, इतना पार्ट क्या बोलोगे, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, r लिखोगे यहाँ पर। इसी प्रकार से tan बीटा जो है इसका मान देख लेते हैं, इधर का ट्राइंगल देखेंगे, यहाँ पर h हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो इमेज से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, अगर आप ध्रुव से इमेज तक की दूरी देखते हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो उससे आप क्या बोलोगे, v बोलोगे, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, h/v। पर ये बाएं तरफ है, किरण इधर जा रही है दाएं साइड में, तो विपरीत दिशा में चल रहे हो, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार से tan अल्फा जब निकाल लोगे, tan अल्फा का मान कितना आ जाएगा, h/u आ जाएगा। तो तीनों के वैल्यूज जो हो गए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, h/r हो जाएगा, उसका इतना हो गया, ठीक है। ये चीज आपको पहले बताया जा चुका है और उसको जान भी रहे हो। अब यही वैल्यूज जो यहाँ पर आए यहाँ पर ले आकर रिपोर्ट कर देंगे, तो tan गामा के स्थान पर क्या लिखेंगे, h/r लिखेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, n1 tan अल्फा, तो n1 tan अल्फा का मान कितना, h/-u, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h अपान जो माइनस है यहाँ लगा देता हूँ, u यहाँ लिख दिया, माइनस n2 हो गया, और tan बीटा का मान कितना, h-h/v, माइनस से हो जाएगा प्लस
मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एच अपान क्या हो जाएगा भी। तो एच यहाँ पर, एच यहाँ पर, एच यहाँ पर, तीनों स्थान पर एच है और कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिजल्ट जो बचेगा मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक ना। मैं उस चीज को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ। जब उस रिजल्ट को आप यहाँ पर लिखोगे देखो क्या बन जाएगा, और रिजल्ट जो बनकर सामने आएगा वो होगा n2 माइनस n1, और यहाँ पर क्या है डिवाइड बाई कितना हो गया r, यहाँ पर क्या आ गया n2 पॉजिटिव है निगेटिव है n2 बाई भी माइनस n1 बाई u आ गया। यही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, n2 बाई भी माइनस n1 बाई u। यही फार्मूला इसके पहले वाले में भी आया था जब अवतल था, ठीक ना। अब देखिए इतना फार्मूला ये निकल कर आ गया जब प्रकाश किरण विरल सघन में जा रहा हो, पृष्ठ उत्तल का हो, तब तो ये फार्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ पर अगर यही सापेक्ष अपूर्णांक पदों में दर्शाना होगा तो सापेक्ष अपूर्णांक मतलब क्या होगा, पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, मतलब चाहे विरल सापेक्ष सघन का बोलो चाहे सघन सापेक्ष विरल बोलो, जैसे माध्यम होगा उस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हम इसे सापेक्ष अपूर्णांक में कन्वर्ट करें तो 1n2 निकालेंगे जिसे n2 बाई n1 बोलोगे। और हमेशा आपको बताया गया है कि अपूर्णांक जो लिखे जाते हैं सापेक्ष अपूर्णांक फार्मूले में वो हमेशा विरल माध्यम सापेक्ष सघन माध्यम का लिखा जाता है। उस बात को अगर ध्यान में रखते हैं तो हम इसको n2 बाई n1 बनाएंगे जिसे हम 1n2 लिखेंगे, या फिर यहाँ पर 1n2 को क्या लिख दिया जाएगा n लिख दिया जाएगा आसानी के लिए। तो यहाँ पर उसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा n2 डिवाइड बाई n1 माइनस 1, n1 से भाग करा रहा हूँ, डिवाइड बाई r हो गया। यहाँ पर क्या n2 बाई n1 और डिवाइड बाई v है, माइनस n1 को n1 से भाग कराओगे एक, नीचे क्या आएगा u आएगा। इतने पार्ट को आप n लिख सकते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो आप n, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को आप n लिख सकते हो तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस वाले पार्ट को यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हो आप n, नीचे क्या हो गया r, यहाँ पर ठीक है n लिख दिया गया, -1 हो गया, नीचे क्या आएगा n -1, नीचे क्या आएगा r आएगा, तो यहाँ r लिख सकते हो। यहाँ पर क्या आ गया n2 बाई n1 का मतलब n हो जाएगा, नीचे क्या होगा v -1 बाई कितना आ गया u। ये तो आ जाएगा इसका फार्मूला n -1 बाई r इक्वल टू n बाई v -1 बाई u। अब यहाँ पर आपको सभी चीज इसमें जो आए हैं उनके मतलब आपको पता होने चाहिए। u क्या होता है, ध्रुव से लेकर के बस तक की दूरी होती है। v क्या होता है, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। r क्या होता है, ध्रुव से लेकर के वक्र तक केंद्र तक की दूरी होती है। ये चीज हो गया। और सबके वैल्यूज जो रखे जाएंगे वो चिन्ह परिपाटी के साथ रखे जाएंगे। यानी क्या होगा, पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, चाहे आपका पहला माध्यम यहाँ पर विरल है दूसरा क्या है सघन है, तो इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो विरल माध्यम सापेक्ष सघन माध्यम का अपूर्णांक है। ये चीज हो गया जिसका रिजल्ट n2 बाई n1 है, मतलब इसका अपूर्णांक बटे इसका अपूर्णांक, निरपेक्ष अपूर्णांक। ये फार्मूला आ गया। अगर यही डेरिवेशन आपको ऐसा करना पड़े, क्या नाम है, इधर का माध्यम सघन हो और इधर का माध्यम क्या हो विरल हो, ठीक है ना, ये वाला माध्यम कैसा हो विरल हो, ठीक ना। तो इसमें केवल यही इतना अंतर आपको करना पड़ेगा, इतना चेंजमेंट आएगा, जो फिगर होगा थोड़ा बदलेगा, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो इसके फार्मूले आए हैं उसी फार्मूले में केवल आप इतना रिप्लेसमेंट कर देना, जहाँ n1 है वहाँ n2 कर देना और जहाँ n2 वहाँ पर n1 कर देना, या ऐसा बोल सकते हो n1 n2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है ना। डेरिवेशन का प्रोसेस यही होगा, इसी प्रकार से किया जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ से जब रिप्लेसमेंट करोगे तो हो जाएगा क्या n1 माइनस n2 डिवाइड बाई r, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा n1 बाई v माइनस n2 बाई u। ये फार्मूला बन जाएगा। जब इतना फार्मूला बन जाएगा, चाहे इसको आप लिख लो निरपेक्ष अपूर्णांक के पदों में, अगर सापेक्ष अपूर्णांक के पदों में लिखते हो तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि आप इसको n1 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड n1 से किया जाएगा, n1 n2 क्या है विरल माध्यम सघन माध्यम के अपूर्णांक है, ठीक ना। n1 n2 जहां भी इंडिकेटर लिखा गया होगा वो समझ जाना कि n1 जो है वो विरल माध्यम का, n2 जो है सघन माध्यम का है, ठीक ना। और हमेशा फार्मूला जो होता है विरल माध्यम सापेक्ष सघन माध्यम के पदों में लिखा जाता है। तो अगर हम सापेक्ष अपूर्णांक निकालेंगे तो इससे हम n1 से भाग कराएंगे, इसमें भी n1 से भाग कराया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस n, नीचे क्या आएगा r, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा n1 बाई n2 आएगा, तो इसे आप 1 अपान n लिखोगे क्योंकि उल्टा है, n2 बाई n1 को आप लिखते हो n, ये उल्टा आएगा, n1 बाई n2 है, इसलिए 1 अपान n हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 अपान n करोगे तो 1 अपान n, नीचे क्या है v, माइनस क्या होगा यहाँ पर
सॉरी इसको आप पहले लिखोगे, n1 से भाग करा तो 1/v होगा, माइनस यहाँ पर n2 क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। जब n2/n1 करोगे तो इसे आप लिख सकते हो क्या, n/u। ये फार्मूला कुछ इसका निकल कर आएगा, ठीक है ना। 1 माइनस n/r इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ पर जब n2/n1 बनेगा उसको आप n लिख सकते हो, और फार्मूला इस प्रकार से आपका बन जाएगा 1 माइनस n/r इक्वल टू 1/v माइनस n/u हो जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला आपका बन जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, जब फार्मूला आपको इतना हो गया, थोड़ा इसको और समझ लेते हैं कि इस पर जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको किस प्रकार से मिलेंगे। न्यूमेरिकल फिलहाल आज तो बताया नहीं जाएगा, बताएंगे अगले वीडियो में आप लोगों को। केवल आपको ये समझा रहे हैं कि जैसे एक तो एक्चुअल डाटा पर मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए कहा दिया गया उत्तल पृष्ठ दिया गया है, ऐसे उत्तल पृष्ठ दे दिया गया है, ठीक ना। कहा दिया उसकी वक्रता त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना, और एक बिंदु वस्तु जो है उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, ठीक है ना। उसका इमेज कहाँ पर बनेगा ये आपसे पूछ रहा है, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा ये पूछा जा रहा है, इतना चीज ये पूछा जा रहा है। जब इतना आपसे पूछा जा रहा है और ये भी पूछ रहा है इमेज की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है या फिर आभासी बन रहा है, ये बात आपसे पूछेगा इसी में। लेकिन एक बात ये बताया गया पहला माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम क्या है। बता रहा कि जो प्रकाश किरण है वह वायु से कहाँ जा रही है, जल में जा रही है। तो अगर वायु से जल में जा रही है तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है और जल का अपवर्तनांक क्या होता है 4/3। तो n1 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और n2 का मान कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और जब ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगे तो ले आकर के आप उसको इस फार्मूले में रख देना जो आप पढ़े हो, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू क्या n2 माइनस n1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा r। जब इस फार्मूले में आप रखोगे तो यहाँ n2 का मान 4/3, n1 का मान रख लोगे, उसके बाद इसका मान रखोगे, यहाँ से भी आपको निकालना ही है। ये वैल्यूज रख करके r का मान 10 है, सबको सॉल्व कर लिया जाएगा। याद ये रखना चिन्ह परिपाटी के अनुसार चलना होगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार कहने का हमारा ये मतलब है कि पृष्ठ अगर उत्तल का है तो r पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि ध्रुव के दाएं साइड चल रहे हो, ध्रुव के दाएं साइड में दूरी पॉजिटिव ली जाती है, या प्रकाशित केंद्र की दिशा में दूरी होती है। आप ऐसा कह सकते हो कि जिधर किरण जा रही हो उसी दिशा की दूरी होती है, इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा। जब ये दूरी आप पॉजिटिव लोगे, ठीक ना, इसके पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ये सब इनके वैल्यू तो पॉजिटिव है ही है। इसका मान तो यू तो हमेशा निगेटिव होता है क्योंकि बाएं साइड हमेशा होता है, तो ये यू का मान निगेटिव रहेगा। तो सब कुछ आंकड़ा रख करके यहाँ सॉल्व करेंगे और यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से भी निकला और भी अगर तुम्हारा पॉजिटिव आ गया तो समझ जाना कहीं यहाँ पर इमेज बनेगा। और अगर भी का मान निकाल लिए, भी का मान क्या आया, हल करने पर पूरा सॉल्व करने पर निगेटिव आया, तो समझ जाना इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा। और जब भी इमेज इस साइड बनेगा, पृष्ठ के इस साइड अगर इमेज बनेगा तो इमेज हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, मतलब कि आभासी होगा, क्योंकि वो ध्रुव के बाएं साइड में है और भी का मान क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। जब भी का मान निगेटिव आ रहा हो तो याद रख लेना है आपको, जो इमेज फॉर्म होगा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा इसके द्वारा तो वही भी का मान जो आया होगा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब उसका वैल्यू जो आया होगा पॉजिटिव आया होगा। पॉजिटिव आने का मतलब ध्रुव के दाएं दिशा में दूरी मापनी होगी। जब ध्रुव के इधर हम मापेंगे तो कहीं यहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ पर बनेगा, कहीं पर बनेगा, जैसा आंकड़ा दिया गया होगा उस प्रकार से वैल्यू आएगा, तो उसमें भी का मान पॉजिटिव आ जाएगा। तो पृष्ठों के द्वारा जो इमेज फॉर्म होते हैं दोनों प्रकार से बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ को जा रहा है, या जो और आंकड़े दिए गए उस अकॉर्डिंग उसके मान जो होते हैं